अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज की बड़ी खबर यह है कि अदलिया का मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस, और यह भी अदलिया ने करार दे दिया है कि बादिउन नज़र में जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मलिक रियाज ने कुरान हाथ में उठा के, वो बादिउन नज़र में लगता है कि ये तौहीन अदालत है। और इसके साथ साथ उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो अदलिया के हवाले से कहा है, वो भी कुछ हम इयादे के तौर पर आपको सुनाएंगे भी और फिर उस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आप जानते हैं नुक्ता नज़र में मौजूद होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, आज 24 घंटे के बाद अदलिया को पता चल गया कि बादिउन नज़र में ये तौहीन अदालत की है कल रियाज मलिक साहब ने। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है जी, उसका आज इजलास हुआ और उसमें समाअत हुई। तो ये तो 24 घंटे के बाद नहीं पता चला, पहले पता चल गया। अच्छा लेकिन सर अब होगा क्या? कल समाअत होनी है, अब एक आदमी जो इतनी एक्सट्रीम पे जा चुका है उसके साथ अदलिया क्या कर सकती है? नहीं, उसके साथ अदलिया वही सलूक करेगी जिसका वो मुस्तहिक। अच्छा अभी तो आगाज है, अच्छा, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या। ये आगाज किस तरफ से? अदलिया की तरफ से या मलिक अदलिया साहब की तरफ से। मलक साहब तो इंतहा पर हैं और वहां अभी इब्तदा है। अच्छा है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है ना कि है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। जी, लेकिन मलिक साहब अगर हम देखें कि उन्हें अगर रोकना चाहे अदलिया, तो किस बुनियाद पे रोकेगी? क्योंकि उनकी नकलो हरकत पे कोई पाबंदी नहीं लगाई अदलिया ने, उनके बोलने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब समाअत शुरू हुई थी तो ये तस्वुर किया जाता था शायद इमीडिएटली तो बोलने पे पाबंदी लगा दें। देखिए, अदलिया इस तरीके से एक्ट नहीं करती जिस तरीके से आप चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बोलने पे पाबंदी लगा दी गई हो? लेकिन वाकयात की रफ्तार है ना नहीं, जो। कोई आप घबराए नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मलक साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ फरमाया वो उससे कहीं आगे था जो उन्होंने अपना बयान दाखिल किया। जी सुप्रीम कोर्ट में जब बयान दायर किया है या दाखिल किया है जी, उसमें तो बड़ा एक हिसाब किताब रखा था कि ये इतने पैसे हैं जो अरसलान साहब को उन्होंने पेमेंट किया उनके बिहाफ पर, उनके दामाद ने। जी, और उन्होंने तस्वीरें भी लगाई हुई जनाब, होटल की, कमरे की, एक ड्रामाई तासुर पैदा करने के लिए। बिल्कुल। और ये भी कि एक खातून के साथ भी वो कहीं पाए गए, कहा जी उनका नाम हमने छुपा लिया। गोया लोगों में ये सब तासुर देने के लिए कि एक बद अखलाक आदमी जो है उसका मामला है। तो ये एक तरीका होता है वारदात का। अब उसमें अब दिलचस्प बात यह है कि मेरे सामने उनका बयान रखा हुआ है जी, इसमें 32 करोड़ 70 लाख रुपया उन्होंने कहा है कि हमने उनको कैश दिया है। ठीक है। हाँ। और 2 करोड़ से कुछ जायद जो है वो, या सारी तफसील जो इकट्ठी की है वो उसकी है। तो आप मुझे बताएं कि 32 करोड़ कैश कहां दिया, किसको दिया। बात वही है जो हमने अपनी कहानी बयान की थी इसकी 3-4 दिन पहले अपने प्रोग्राम में, कि ये जो लड़का है अहमद खलील, वो इनका भी दोस्त था और मलक साहब तो कह चुके हैं वो मेरा पार्टनर है एक प्रोजेक्ट में। वो अरसलान के साथ काम कर रहा था, उसको फैसिलिटेट कर रहा था, बिजनेस भी कर रहा होगा। और दरअसल वो था हरकारा मलक रियाज का, और वो उस तरह से जाल बनाया गया। अब मलक साहब ये कहते हैं कि मैं मजलूम हूं, मुझे उसने ब्लैकमेल किया है। हालांकि मुझे एक बात भी ऐसी नजर नहीं आई उनके बयान में और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसे वो कह सकें कि उनको अरसलान ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन अदालत में भी उन्होंने कहा, और बाहर आके तो खास तौर पे कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया गया। अदालत में तो जो उन्होंने कहा है बड़ा मोहतात है और उस मुकदमे के हवाले से अपनी बात कही है। अगर उनको यह ख्याल पैदा हुआ था कि अरसलान ने उनको धोखा दिया है तो वो 420 का मुकदमा कर देते उस पर। लेकिन उसमें खुद भी माखूज हो जाते कि मैंने रिश्वत दी है। नहीं तो माखूज तो होंगे, अब भी तो हो गए ना। देखिए, अरसलान जो है उसके ऊपर तो मुकदमा साबित होता होगा, अभी उसका डिफेंस आना है, वो जवाब देगा बयान का। मलक साहब ने तो खुद इकरार कर लिया ना, उन्होंने ये पैसे दिए रिश्वत के तौर पर फंसाने के लिए, और अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए दिए ना। जी। चीफ जस्टिस जो थे उनको
उनको अपनी ढप पर लाने के लिए दिए ना। आप अरसलान के डिफेंस की बात करें तो वीडियोस की बात भी हो रही है जिसमें नजर आ कहते हैं कि नजर आ रहा है वो कि बात की वो बात की बात है, जब आएगा देखा जाएगा। हाँ। अरसलान ने तो ये कहा है कि मैंने जो पैसे लिए अपने एक दोस्त से उसको वापस कर दिए। दोस्त ने किस क्रेडिट कार्ड से दिए उसकी, हम कोई अरसलान का मुकदमा नहीं लड़ रहे, वो खुद लड़े अपना। और जो जिम्मेदार है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, क्योंकि उसने अपने बाप का नाम दांव पे लगा दिया ना, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मलक साहब जो है तो बच ही नहीं सकते। मलक साहब तो ये कह चुके हैं कि उन्होंने मुल्क का जो निजाम अदल है उसको मुतासर करने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने नकब लगाई है। शाम साहब, अब हम अगर पाकिस्तान की रूटीन की, हम बिजनेस कम्युनिटी के जो मामलात हैं देखें तो उन्हें कोई भी जज से अपने ताल्लुक की बुनियाद पे उनकी बाजू मरोड़ना तो बड़ा आसान होता है। बड़ी कमजोर सी मखलूक होती है बिजनेसमैन। जज ये काम करते हैं, बाजू मरोड़ते हैं। मतलब अगर कोई जज का नाम ले तो बाजू तो मरोड़ा जा सकता है, पैसे तो निकलवाए जा सकते हैं। जजों के नाम पर इस तरीके से काम होता है, यानी कभी ऐसा हुआ है? और अब ये तो एक तमाशा हो गया ना कि जजों के, आप पुलिस के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर पैसे निकाले और जज के नाम पर पैसे किस बात पर निकालेंगे आप? कहा क्या? अरसलान ने क्या कहा कि मैं मुकदमा आपके हक में करा दूंगा, मुझे पैसे दे। तो मुकदमा तो नहीं हुआ, तो फिर 3 साल इंतजार हुआ और 3 साल के बाद धमाका हुआ। अब आप देखिए कि मलक साहब जो है वो ये मानते हैं, वो इत्तेदाद एहसन मान चुके हैं, उनको बताया उन्होंने, उनको भी दस्तावेजात सो कॉल्ड जो है दिखाई। मुझे मालूम हुआ है आसमा जहांगीर के पास भी वो लेके गए थे। अच्छा। उन्होंने चंद दूसरे वकीलों को भी बुला लिया। तो मलक साहब ये चाहते थे कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार को यह पैगाम भिजवाएं कि मैंने उनके बेटे के खिलाफ मवाद इकट्ठा कर लिया है और वगरना मेरी बात वो मान लें, ठीक है, मेरे मुकदमे या ना सुने या सुने तो मेरे हक में फैसला करें। आप मुझे बताएं, इत्तेदाद एहसन जो है जी, उन्होंने तो खुद मान लिया, मैंने चीफ साहब के पास गया था जी, लेकिन तफसीलात नहीं बताई। उनका तो सरसरी सी बात की थी, कुछ 1 महीने हो गए। जो मुख्तलिफ मीडिया के लोगों को भी ये दिखा रहे थे, तो मैं तो समझ रहा हूं कि पहली फेज में उनका टारगेट ये था कि चीफ जस्टिस तक ये मवाद पहुंचे, ये खबर पहुंचे और वो डर जाए। ठीक है, देखिए जब उन तक ये बात पहुंची, उनके दिल में खोट होता तो दबते ना, क्यों कर खसो खाशाक से दब जाए मुसलमान। अब मलक साहब अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को दबा ले तो फिर तो अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार तो इनको बना देना चाहिए। जो मुशर्रफ से नहीं दबे, पूरी फौजी ताकत से नहीं दबे, बहरिया टाउन की ताकत से यानी दब जाएंगे। हाँ, तो बहरिया मुमलकत बहरिया जो है उसके सरबराह जो है उसको दबा लेंगे। देखिए ये तमाशा जो है ये लगाया गया है। अच्छा। मगर इससे इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मलक साहब जो है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो खुद कुछ धमाका कर दिया अपने ऊपर, लेकिन इनके हाथ में कुछ ना आए, किसी और के हाथ में तो कुछ आ सकता है ना? नहीं, किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। सब खाली हाथ, जो परवेज मुशर्रफ के हाथ में आया वही बाकियों के हाथ में आएगा। लेकिन और इफ्तिखार चौधरी के साथ कौम खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं दीवानावार आज भी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उन्होंने अपने बेटे की निगरानी में तो कोताही की, एक बाप की हैसियत। हाँ, लेकिन उनके किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकी। यह मलक साहब भी बार बार कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने मुझे रिलीफ नहीं मिली। नहीं, वो जो मुलाकातों का तो हवाला कुछ इसी अंदाज में देते हैं ना। मुलाकातें भी पुरानी हैं। अगर कुरान हाथ में पकड़ के 3 सवाल करता हूं, भाई कुरान पकड़ के कुछ सवाल करता है या सवालों का जवाब देता है? अब उन्होंने जो कुरान पकड़ा हाथ में, कहा मैं सवाल ये करता हूं, मैं सवाल ये करता हूं। भाई जवाब दो यार, सवाल क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ टुकड़े सिलेक्ट किए हैं। अभी वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मैंने आपको सुनाना है और वो मेरे सवालात भी हैं और उससे बहुत सारे दीगर सवालात भी पैदा हो रहे हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक रियाज साहब ने हाथ में कुरान पकड़कर बहुत ही सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगाए अदलिया के ऊपर भी, और उसमें कुछ चीफ जस्टिस के ऊपर भी एतराज़ात हैं। शम्स साहब, मैं आपको सुना देता हूं कि वो क्या। चीफ जस्टिस के जो 3 एतराज़ात हैं ना, वो 3 सवालात, उनका जवाब तो आ चुका है। चीफ जस्टिस के हवाले से एक और चीज भी है, मगर वो जो अदलिया के हवाले से और उनके जी, मैं वो हवाले से जी
आप जरा सुनाएं और बताएं कि चीफ उन्होंने क्या कहा। मैंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन मुझे आज दुख हुआ कि उन्होंने मेरा आज केस फिर भी सुना। आज उनको मेरा केस नहीं सुनना चाहिए था। ये इस्लाम भी कहता है, ये कहते हैं आजाद जुडिशरी है, ये यरगमाली जुडिशरी है, इसको डॉन चला रहा है। वो डॉन के, मैं नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डॉन है, वो इस्लाम इफ्तिखार डॉन है। जी, आपने देखा कि शामी साहब एक उन्होंने बड़ा मुतय्यन बात कही है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को मेरा केस नहीं सुनना चाहिए था। गोया जितने ये पापड़ बेले गए हैं उसकी वजह यह थी कि चीफ जस्टिस उनके केस से रिटायर हो जाएं। अच्छा, अब आप देखिए जिस तरह उन्होंने चीफ जस्टिस को पैगामात भिजवाए, कभी एतजाज के जरिए से, कभी मीडिया के लोगों के जरिए से, कभी आसमा जहांगीर के पास जाकर, बाकी लोग तो पता नहीं गए कि नहीं गए, एतजाज तो गए, ऐसी बात करके आ गए। गोया मकसद ये था कि चीफ जस्टिस उनके मुकदमात ना सुने। ठीक है, यानी गुस्सा उन पर यह है कि उन्होंने मुकदमात सुने, और अब इनका ख्याल था कि अब ये जो इतना खड़ाक रचा दिया गया है, चीफ जस्टिस कहेंगे मैं ये मुकदमात नहीं सुनता, इनकी जान छुट जाएगी और इनका काम पूरा हो जाएगा। तो आज पूरा इनकी जान तो छुट जाएगी ना। लेकिन शाह साहब सिचुएशन वाकई ऐसी नहीं है कि जहां पे कुछ इस तरह के फैसले एक्सपेक्ट किए जाए। देखिए, अब मामले की नौयत जरा मुख्तलिफ हो चुकी है कि चीफ जस्टिस को उस बेंच में बैठना चाहिए या नहीं, ये एक अलग बहस है। ठीक है, अब यानी क्योंकि बहुत पर्सनल हो गए ना मलक साहब जी, तो अब चीफ जस्टिस साहब जैसे भी हों, बहुत एक अपनी जगह जिम्मेदार शख्सियत हों, लेकिन फिर भी दिल में मैल तो आ सकता है ना। मगर इस कहानी अलग है। उनका टारगेट भी यही था और यही है कि चीफ जस्टिस उनके मुकदमात न सुने, और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस पर बात नहीं छोड़ी। पूरी अदलिया को, जी, पूरी अदलिया, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक एक जज और एक एक सेशन जज और सिविल जज, ये कहा ये डॉन है, ये यरगमाली है, डॉन की। अरसलान, गोया अरसलान जो था उसके पास क्या इनहेरेंट पावर्स थी? वो कोई उसके पास कानूनी तौर पे तो कोई नहीं, उसके पास कोई गैर मरई ताकत है? वो कोई इतना बड़ा कोई पीर है, कोई जादूगर है, कोई पहलवान है? ताकत तो वही है जो चीफ जस्टिस की है। तो चीफ जस्टिस की ताकत इस्तेमाल करके वो इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। उन्होंने तो कहा सेशन जज को भी ऑर्डर्स जाते हैं। हाँ, तो कौन भेजता है? इस पूरी जुडिशरी को उन्होंने एक चैलेंज दिया है, उसके ऊपर एक चपत लगाई है। ठीक है, और वही सूरत है। पूरी जुडिशरी ने आज एक्ट किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग की है, और मैं समझता हूं ये उनकी हमीयत का सवाल है। ठीक, तमाम हमारी जुडिशरी को ये एक होकर खड़े होना चाहिए और इनको सख्त सजा देनी चाहिए। अरसलान का भी तो हमीयत का सवाल है। अरसलान अपनी सजा पाएगा। ठीक है, ये अपनी सजा पाएगा। ये तो जो कह रहे हैं ना, ये तो खुद सबूत दे रहे हैं। अच्छा शमी साहब, देखिए बात सुनिए जी, इनके खिलाफ तो कुछ साबित करने के लिए ना गवाह की जरूरत है, ना दलील की जरूरत है, ना तस्वीर की जरूरत है, ना तहरीर की जरूरत है। ये तो खुद ही चीख चीख के कह रहे हैं, आओ भाई आ बैल मुझे मार। अच्छा, ये तौहीन अदालत जो अदलिया ने लगाई है, जो नोटिस दिया, ये काफी है? मैं तो समझता हूं काफी नहीं है। दुनिया की तारीख में ऐसे वाकयात कम हुए होंगे जब एक शख्स इतने धड़ल्ले से, पहले तो जनाब गैर मुल्क वो आए, गैर मुल्क की दौरे से वापस आए, जहां कहते हैं उनका दिल की तकलीफ थी या कोई और आर्जा था, और वो गैर मुल्क की सफर पे थे। अब पता नहीं क्या टिक्का लगवा के और ताकतवर होकर वापस आए, और किस तरह पुलिस उनके रास्ते में थी, किस तरह का प्रोटोकॉल था, किस तरह मीडिया जो था उनकी बलाएं ले रहा था और ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही थी। गोया ऐसे मालूम हुआ कि वाकयातन बहरिया टाउन कोई आजाद मुमलकत बन चुकी है और उसके हेड ऑफ द स्टेट 21 तोपों की सलामी में आए हैं। तो ये तो आप खबर करनी चाहिए। और पता नहीं हमारे वजीर दाखिला उसके पीछे थे या खारजा उसके पीछे थे, बहरहाल उनको एक प्रोटोकॉल मिला, एक शाहाना ठाट बाट, और उसके बाद आके फिर उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद बयान देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो उन्होंने जो कुछ किया है,
उसके लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई काफी नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है शामिल साहब? बहुत कुछ हो कानून सकता तो है। यही कुछ ही कहता देखिए, है। एक तो ये लोग कह रहे हैं कमीशन बनाए, मैं कहता हूं कमीशन कायम करने की भी कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उन्होंने चूंकि चुनाचे में वक्त जाया किया और वकीलों के दलाइल सुन सुन के हमारे कान पक गए, तो फिर उनका तहक्कुम है उसको मुतासर होगा। इनके लिए तो तेज रफ्तारी से कार्रवाई होनी चाहिए। श्याम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू पहुंची थी शामिल साहब के तौहीन अदालत का नोटिस क्या काफी होगा, और अब जाहिर है ये तो बहुत थोड़ी सी माइनर सी चीज है इतने बड़े काम के नतीजे में। मलक साहब जो हैं, जी, पहले तो मामला था अरसलान के और उनके दरमियान। ठीक है, दो इंडिविजुअल्स थे। दो इंडिविजुअल्स, हम कह रहे कमीशन मुकर्रर करें, इंसाफ करें इनके साथ उनके साथ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, इसके बाद तो वो हो चुके हैं कौमी मुजरम। अच्छा, पूरी कौम के मुजरम, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस पर और पाकिस्तान की अदलिया पर जो गुफ्तगू की है वो कोई दुश्मन नहीं कर सकता पाकिस्तान का। लेकिन शाम साहब, डेस्परेशन भी तो कोई चीज है। डेस्परेशन का मतलब ये खुदकुशी कर ली जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई मुकदमा अकेले नहीं सुनते। ठीक है, फुल बेंच सुनता है। बिल्कुल। दो जज उनके साथ बैठे होते हैं, ठीक है, आमतौर पर, और हर जज का अपना वोट होता है। जी। ये कैसे हो सकता है कि वो बाकी जज जो है आंखें बंद करके डिक्टेशन ले ले? ये जज डिक्टेशन लेने वाले नहीं है। ये बात मलक साहब भूल गए। ये मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर से डील नहीं कर रहे थे वो। ठीक है, उन्होंने, ये जुडिशरी थी। अभी मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए उनके खिलाफ। क्यों शाम साहब? ताज़ीरात पाकिस्तान की कई दफात है। शाम साहब, तौहीन अदालत 6 महीने सजा। तौहीन अदालत नहीं, रिश्वत सतानी के, इंसदाद रिश्वत सतानी उस एक्ट के तहत। अच्छा, अदालत में दरोगोई करने पर, ठीक है, और धोखाधड़ी की वारदात करने पर, यह बेशुमार दफात हैं जिन पर मुकदमा चलना चाहिए और मुकदमा बन सकता है और बनाना चाहिए। हां, मलक साहब से मुझे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं जी, और मैं उनकी बहुत सारी खसूसियात का कायल भी हूं। मेहनती आदमी, मेहनती हैं, सेल्फ मेड हैं, लोगों को रोटी खिलाते हैं, सखावत है, अस्पताल बनाए, सारी बात दुरुस्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप चंद लुकमे खिला के किसी को उसकी इज्जत खराब कर दें। उन्होंने हमारी इज्जत पर हमला किया है। अच्छा, मलिक साहब के पास नहीं, सुनिए, अगर वो या तो माफी मांगे कौम से, ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं तवाज़ुन खो बैठा था, मैं तो उस वक्त रिव्यू करूंगा उनके मुकदमे को, ठीक, वरना उससे पहले कोई रिव्यू नहीं हो सकता। आपके ख्याल में रास्ता एक ही है? अच्छा, एक रास्ता है, वो भी कोई माफी कबूल करे, अदालत का अपना काम है, लेकिन अदालत भी उधार खा के नहीं बैठती किसी के खिलाफ। अच्छा शामी साहब, अगर एक बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके जहन में खा ये अंदेशा ही हो कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस मेरा जो फैसला करेंगे उसमें पर्सनल हो जाएंगे और मुझे सजा देंगे। क्यों? अगर किसी भी वजह से ये गुमान के ख्याल आ जाए, मेरे अंदर चोर है जी, एक गिल्ट है, ठीक है, और मुझे खौफ है मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे सजा मिल जाएगी और मेरा पैसा मेरे काम नहीं आएगा जी, और मैं तो जहां पहिया लगाता हूं वहां काम हो जाता है। और ये तो पागल जज आ चुके हैं, ये तो पैसे से मुतासर नहीं होते, धौंस में ये नहीं आते, धांधली में ये शरीक नहीं होते। सब मुझे मेरे पैसे की सजा क्यों मिले? आपको आपके पैसे की छूट क्यों मिले? इंसाफ क्यों ना हो आपके साथ? और देखिए, ठीक है, इंसाफ होता है तो नजर भी आता है। आज जो कौम इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? वो बड़े बड़े तुर्रम खान जिनको कोई आवाज नहीं दे सकता था, जो कभी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, कभी किसी बंदे उठा के ले जा रहे हैं। हमारी एजेंसियां मुंह जोर, हमारे ये इदारे मुंह जोर, इनका बड़ा एहतराम है, इनकी खिदमत भी है, लेकिन इसका यह मतलब है कि ये जानों से खेले, ये बेलगाम हो जाए। किसने लगाम डाली? बलूचिस्तान से मुझे टेलीफोन कर रहे हैं लोग,
वो कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी ने वहां लोगों को सुकून दिया है, नफ्सियाती, जज्बाती, सियासी। अच्छा, अब शर्म साहब मुझे तो फिर यूं लग रहा है कि जैसे अगर किसी को ये ख्याल है, हाँ गलत ही सही, अनफाउंडेड ही सही, तो वो तो उसके पास तो कोई प्लेटफॉर्म रहा ही नहीं। अदालत ही प्लेटफॉर्म है। अच्छा। आप अदालत में दरखास्त देकर हर चीज कह सकते हैं। ठीक, एक फैसला हो उसके रिव्यू के लिए जा सकते हैं। आप एक अदालत पर तनकीद कर सकते हैं दूसरी अदालत में जाकर। अपील देखें ना लोग कैसे कैसे लिखते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि बेटे को बरगलाएं या उसके साथ शामिल हो जाएं। बेटे ने, मुझे बताइए मैं कैसे मान लूं यार, अल्लाह को जान देनी है। वो 32-33 साल का नौजवान जो हवस का मारा हुआ और दौलत के पीछे भागा हुआ, वो एक खराट 60 साल के आदमी को अपने जाल में फंसा लेगा। कभी दुनिया में ऐसा वाकया हुआ है? मलक साहब जो हैं बड़े बाकमाल शख्स हैं, उनको बड़े फराख दिली के साथ अपने कमालात का एतराफ करना चाहिए। वो कहे हाँ मैंने फंसाया है भाई इसको। ये तो सिर्फ ताबीर का मसला ना कि ब्लैकमेलिंग है या रिश्वत सतानी है, कुछ भी है जी, है तो सही ना, अदलिया को मुतासर करने की कोशिश। तो जनाब फिर पैसे वाले जो हैं जिन्होंने इस मुल्क में अंधेर मचा रखा है, उनको ये खबर मिल जानी चाहिए कि अब पैसे की खुदाई चलने वाली नहीं है। अच्छा शम्स साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने ओवरशैडो कर दिया है अरसलान को। कल उन्होंने तो कहा कि मैंने पैसे दिए, 34 करोड़ रुपया दिया। तो भाई 32 करोड़ तो कैश है जी, 32 करोड़ कैश है। आज तक सुना कभी आपने कि रिश्वत के पैसे कैश देके उसके बाद उनको गिना भी जाए? यानी कमाल है भाई। 32 करोड़ कहां, यानी आप डाल के दे रहे होंगे, क्यों दे रहे 3 साल से? ये पूरा एक, देखिए, एक जाल है। मलक साहब कहते हैं जाल फैलाया है अरसलान ने, अकल कहती है कि जाल फैलाया है मलक साहब ने। और अरसलान भी तो कान में रोटी नहीं डालता। नहीं, अरसलान तो आपको मालूम है कि हमारे नौजवान जो हैं बेलगाम हो जाते हैं। माँ बाप को, जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने बेटों पे नजर रखें, उनके बेटे उनको बर्बाद कर देंगे। इस घर को आग लग जाएगी घर के चिराग से। अच्छा शामी साहब, पॉलिटिकली इस सारे केस के असरात और फवायद एक ही पार्टी की झोली में जा रहे हैं और वो नाम है पीपल्स पार्टी। वो कोई झोली में नहीं जाएंगे। आप देखिए पीपल्स पार्टी के पहले 2-4 दिन तो कुछ थोड़े से जबान दराज हुए थे, बिल्कुल हुए, फिर पीछे हट गया। कहा जी, और खबर आई, आपने प्रेडिक्ट किया था, मुझे पता है, आपने एक प्रोग्राम में प्रेडिक्ट किया था कि अब ये चीजें होंगी। वो सवालात हुए उसी तरह। ऐवान सदारत से हुक्म जारी हुआ है कि अपने आप को इससे अलग कर लो। सब पीछे चले गए। पीपल्स पार्टी के जाले मुतहम्मल नहीं हो सकते ये मूछों पे ताव देने के। ठीक है, ये इसको, उसकी वजह है ये जो अदलिया की आजादी की तहरीक चली थी ना, जी जी, उसको आप भूल जाएंगे। इतनी बड़ी तहरीक दोबारा चलेगी। अब मत कोई इस गलत फहमी में शिकार हो। अभी मैं एक कल तजिया कोई कर रहा था भाई, ये एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि एक रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने बेटे का मुकदमा अपने सामने लगा लिया। ओ भाई, करो रेफरेंस दायर। इस तरह की हरकतों से कुछ हासिल नहीं होगा। और जरदारी साहब इतने अहमक नहीं हैं कि वो यहां हाथ जलाएं अपने। शम्स साहब एक ब्रेक यहां तो हाथ देखिए, यहां हाथ जिनके जलने हैं वो कुछ जल चुके हैं, कुछ मजीद जलेंगे। मेरे ज़हन में एक सवाल है, लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक आप ले लें, हम गुफ्तगू फिर आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। आपके सवालात हैं और शम्स साहब के जवाब। शम्स साहब, पहले मैं फेसबुक पे, कॉल्स भी बहुत सारी हैं फेसबुक पे। ये जी मोहम्मद ताहिर सिद्दीक साहब हैं, ख़ान मुमताज़ साहब हैं, और इनके बहुत सारे, यानी एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जिन्होंने आपसे इत्तफ़ाक़ किया। अवैस रिजवानी साहब हैं और बहुत से लोग हैं, ये आपसे इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं लोग। मैंने तो आपसे अर्ज़ किया कि ये पूरी कौम जो है उसके दिल की आवाज़ है। बहुत कम लोग हैं जो मलक रियाज साहब की अदाओं को पसंद कर रहे हैं। और देखिए बात सुने, मलक रियाज साहब से मुझे बड़ी हमदर्दी है। उनके बाद अच्छे काम जो हैं उनकी वजह से बड़ा मैं उनका एहतराम करता हूं। अगर वो सुन रहे हो तो मैं कहूंगा आप माफी मांग लें, तौबा कर लें,
अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। जी अच्छा शमी साहब, और ये सबीहा वाहिद हैं, इन्होंने कहा है जी कि ये बताइए कि हमारी उम्मीद का आखिरी चिराग है सुप्रीम कोर्ट, क्या वो इस तूफान का मुकाबला कर पाएगा? इंशाल्लाह फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। क्या मौलाना जफर अली खान के शेर है ना, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये नूरे खुदा आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। शहनाज इंसाफ जो होता है ना वही नूरे खुदा होता है। शहनाज साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम शहनाज साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और शामी साहब की इतनी अच्छी बातें बताई। मैं इनकी बहुत ज्यादा इनको पसंद करती हूँ जी शहनाज साहब, और बहुत जबरदस्त बात की इन्होंने कि इस वक्त मैं ये कहूंगी कि वो नूह के बेटे ने जब खता की तो अल्लाह ने नूह को तो उसकी सजा नहीं दी थी ना, तो ये नूह का बेटा जो है वो तो कैफरे किरदार को पहुंचेगा और नूह की कश्ती जो है वो साहिल पे पहुंच जाएगी। हाँ, तो अब वो मैं जी ख्वाजा अंजुम साहब है कराची से। जी ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शामी साहब का उस वक्त से फैन हूँ जब ये डाइजेस्ट में लिखते थे। अच्छा, मैं इनका मतलब है उस वक्त का फैन हूँ। बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। मैं ये कहता हूँ सबसे मुझे जो शिकायत है वो आपके मीडिया से है। आपने बोला जी कोहिस्तान की लड़कियां कत्ल हो गई, उसके बाद वो जिंदा हो गई। आपने लोगों को बताया मगरिब को कि हम शिद्दत पसंद हैं। फिर आपने बोला फोर्ट मंडरू के अंदर 5 बच्चियां जो हैं ज्यादती हुई, आज उनकी रिपोर्ट हुई कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। ये मीडिया को आपकी बात दुरुस्त है, मीडिया को सोचना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। अभी भी आप देखें ना ये चीफ जस्टिस के मामले में यानी क्या ड्रामा रचा दिया गया, वो लाइव कवरेज हो रही है उनकी। तौहीन अदालत का मवाद लाइव नशर किया जा रहा है, दस्तूर पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 19 देखें जो हमें और आपको आजादी का हक देता है, वो तौहीन अदालत की इजाजत नहीं देता। शामी साहब हाफिज जुबैर साहब हैं लाहौर से, लेकिन शामी साहब ये मीडिया पे मतलब एतराजात ही हैं, लेकिन ये मजबूरियां भी तो हैं। हमें अपने आप को थोड़ा सा रोकना चाहिए। ये तो लाइव कवरेज तो जनाब यहां तो इमरान खान की नहीं होती, उनके जलसे भी मैं देखता हूं 2-2 4-4 मिनट दिखाए जाते हैं। तो मलक रियाज साहब कुछ सलाउद्दीन अयूबी थे या कश्मीर फतह करके आए थे या क्या करके आए थे? जो अदलिया से हमारी मोहब्बत का तकाजा था, उसके ऊपर जो इल्जाम लगाने वाला जो है वो नशर किया जाए। हाफिज जुबैर साहब है लाहौर से। जी हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया और हमारे दिल की आवाज जो है आज शामी साहब के मुंह से उनकी जो है ना हम सुन रहे हैं सारे दोस्त बैठ के। अर्ज ये है कि मलिक रियाद एक डॉन है जिस पर कत्ल और फरार के कई मुकदमात हैं। इस शख्स ने अरबों रुपए प्रॉपर्टी के नाम पर देखिए ये अलग बात है, ये अदालत में है, सारी चीजें ज़ेर समाअत है। आप किसी की हमें तौहीन मकसूद नहीं है।